हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। तो पिछली कक्षा में पिछली क्लास की हम बात करें तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तत्वों के बारे में पढ़ा कि हमारे आज तक कितने खोजे गए तत्व हैं, मानव द्वारा कितने निर्मित हैं, प्राकृतिक तौर पे हमें कितने तत्व मिले हैं और तत्वों को हमने किस तरीके से विभाजित करा है, धातु, अधातु और धातु विषमय, तो यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। आगे हम जो चर्चा करेंगे यानी इस कक्षा में या आने वाली अगली कक्षाओं में जिन विषय पर हम चर्चा करेंगे वह आम तौर पर रहेंगे धातु क्या है, अधातु क्या है। तो हम इनको समझेंगे और धातु की जो विशेषताएं हैं, क्यों कुछ पदार्थ को हमने धातु बोला, कुछ पदार्थ को हमने अधातु बोला, तो इनके पीछे के क्या कारण थे। तो आज की कक्षा में हम इन सब बातों को समझेंगे और हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम में जिस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी उनको, यानी जो हमारे परीक्षा में पूछी जा रही है उन बातों को थोड़ा सा गौर से समझेंगे। अगर हम बात करें धातु की तो सबसे पहला जो इसका जो गुण होता है कि धातु ठोस अवस्था में होते हैं, यानी धातु जो हम कहें किन पदार्थों को धातु कह रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमें अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है, यानी एक पूरी इतनी बड़ी लिस्ट बनानी है और हर एक लिस्ट पे हमें टिक करना है कि क्या यह पदार्थ जो हमने मापदंड रखे हैं किसी पदार्थ को धातु कहने के, क्या यह पदार्थ उन सारे मापदंडों को पूरा करता है। अगर वह करता है तो वह पदार्थ क्या होगा, धातु होगा। तो पहला हमारा जो मापदंड है या जो हमारा पहला इनका जो प्रकृति है वो कैसी है कि धातु ठोस होते हैं। अब अपवाद को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए, जो हमारे एक्सेप्शन होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। अपवाद क्या है, जो पारा है यानी मरकरी है वह आम मतलब जो सामान्य तापमान है या जो कमरे का तापमान होता है उस पर तरल अवस्था में होता है। यह हमने पिछली कक्षा में भी समझा था। और आमतौर पर कठिन होते हैं यानी हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। उनकी चमक तेज होती है यानी दे हैव ब्राइट लस्टर, यानी वह चमकदार होते हैं, ठोस होते हैं। उनका गलांकन और कंथनांक ऊंचा होता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब हो गया कि जब हम किसी धातु को गर्म करें तो वह जो बॉयल होना शुरू होता है, यानी उसका जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो वह उच्च दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी जो वातावरण का जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाता है, 1 atm के बराबर हो जाता है, तब हम उस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और गलाकन यानी हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट जो है उच्च होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, यानी यह बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जाके बॉयल होना शुरू होते हैं और मेल्ट होना शुरू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे गर्मी और विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं, यानी धातु में गर्मी, देखिए हीट का ट्रांसफर होता है, चालक का मतलब है ट्रांसफर, कंडक्टर है ये, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपने खाना बनाते हैं गैस पे तो आपने अपना बर्तन रखा होगा, तो बर्तन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वहां पर आग आ रही है, या फिर हम बात करें वहीं पर जो है गर्मी आ रही है, लेकिन जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है वह भी गर्म हो जाता है। जब आप उसे छूने का प्रयास करते हैं तो आपका जो हाथ है वह आग को या वह गर्मी को समझ पाता है और जल जाता है। वहीं बात करें हम विद्युत की तो आपने देखा होगा कॉपर हो गया, लोहा हो गया, और जो आपके दूसरे और हमारे जो हमारे मेटल होते हैं या फिर हम बात करें धातु होते हैं, उनमें विद्युत का जो चलन है वह होता है। अब इसमें विद्युत क्यों इसमें प्रवाह कर रहा है, क्यों विद्युत के चालक हैं, क्यों गर्मी के चालक हैं, इनको हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको अभी ये पॉइंट याद रखने हैं। धातुओं की चालकता उनके लैटिस बिंदुओं पर सकारात्मक आयनों के कंपन के कारण तापमान में वृद्धि के साथ कम हो जाती है। अब ये क्या बात हमने कही, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए जो चालकता है, जो उनकी कंडक्ट करने की जो शक्ति है, जो हम बात करें वह कम हो जाती है। कब कम होगी,
जब हम उसके तापमान में वृद्धि करेंगे, वृद्धि के साथ कम हो जाती है उनकी चालकता। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि उनका जो वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन देयर लेटिस, तो जो उनका वाइब्रेशन हो रहा है पॉजिटिव आयन का, जो उनके जो सकारात्मक आयन है उनका उनका लैटिस में क्या हो जाता है, कंपन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऊंचे तापमान पर जो धातुएं होती हैं उनकी चालकता क्षमता, जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। उदाहरण लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, जिंक आदि। तो मेटल के उदाहरण क्या है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, जिंक, यानी आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब क्या है? यह सब आपके धातु हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये अब देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर धातुओं की संख्या कितनी है। देखिए धातु और अधातु, यानी अगर हम बात करें सिर्फ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या किस मानव शरीर में कितनी है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो यह याद रखिएगा आप। तो ये जो संख्या है, जो ये टेबल है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अधातु की, जो धातु नहीं है। अधातु वह तत्व हैं जिनके गुण धातुओं के गुणों के विपरीत होते हैं। तो जिनके गुण जो हैं धातुओं के गुणों के विपरीत होते हैं, यानी वह सभी अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। वह ठोस में भी पाए जा सकते हैं, वह तरल में भी पाए जा सकते हैं, वह गैस अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। यानी अधातु हमारी तीनों अवस्थाओं में देखने के लिए मिलते हैं। उनमें चमक नहीं होती। अब यहाँ पर भी अपवाद है। आयोडीन, आयोडीन चमकदार होता है। अगर आपने आयोडीन देखा हो तो आयोडीन चमकदार होता है, लेकिन आयोडीन को अगर हम बात करें, आयोडीन को छोड़कर बाकी जो हमारे अधातु होते हैं वह चमकदार नहीं होते, उनमें चमक नहीं होती। वह विद्युत के खराब चालक होते हैं। लकड़ी विद्युत नहीं ले जा पाती, प्लास्टिक विद्युत नहीं ले जा पाती, ऑक्सीजन हो गया वो विद्युत नहीं ले जा पाएगा, कार्बन विद्युत नहीं ले जा पाएगा, हाइड्रोजन विद्युत नहीं ले जा पाएगा। तो वह विद्युत के खराब चालक होते हैं और वह ना तो आघात योग्य होते हैं और ना ही नलकार। यानी ये क्या होते हैं? मैलेबल और डक्टाइल। देखिए मैलेबल का मतलब है किसी को पीट पीट कर चपटा कर देना, एक शीट में बदल देना। और डक्टाइल का मतलब है किसी धातु को खींचकर एक लंबे तार में बदल देना। यह जो प्रॉपर्टी है मैलेबल होने की और डक्टाइल होने की, यह किसके अंदर होती है? धातुओं के अंदर। देखा होगा आपने लोहा को। लोहार क्या करता है? लोहार लोहे को गर्म करेगा और उस पर हथौड़ा मारना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा कि वह चपटा होना शुरू हो जाता है। सोनार भी क्या करता है? सोने को बहुत पतली परत बना देता है, सोने का तार बना देगा, लोहे का तार बना देगा, लोहे को किसी भी जो है तरीके से मोड़ देगा। तो ये इनके अंदर जो है विशेषता है कि ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और अधातु ये सब नहीं कर पाते। अधातु का अगर हम उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब हमारे क्या है? अधातु के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटालॉइड्स की बात करें, मेटालॉइड्स वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के सामान्य गुण होते हैं। यानी इनके अंदर धातु के भी गुण मिलेंगे और अधातुओं के भी गुण मिलेंगे। किसी एक खास पॉइंट पे या किसी एक खास मुख्य बिंदुओं पे या किसी एक खास प्रक्रिया के द्वारा यह धातु में भी बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो याद रखिएगा ये हमारे क्या है? ये हमारे मेटालॉइड्स हैं। अब आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं? तो हमने बताया था एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। यौगिक, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों द्वारा निर्धारित अनुपात में तैयार किए जाते हैं। क्या ये बात हमने कही? और इसको समझिए। देखिए जो कंपाउंड्स होते हैं यह हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, यानी ये हमारे प्योर सब्सटेंस हैं। ये दो या दो से अधिक पदार्थों की मदद से बनते हैं, लेकिन ये जो पदार्थ जिनकी मदद से ये बन रहे हैं यह अपने एक निर्धारित अनुपात में होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर मैं पानी बोलता हूं, वाटर, वाटर, और इसका क्या है? H2O, यानी ऑक्सीजन एक है
और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से हमारा वाटर बनता है। क्या मैं भारत का पानी उठाऊं, इंग्लैंड का पानी उठाऊं, अमेरिका का पानी उठाऊं, समुद्र का पानी उठाऊं, तालाब का पानी उठाऊं और नदी का पानी उठाऊं, तो क्या पानी का जो अनुपात है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, क्या इसमें बदलाव होता है? किसी भी तो जहां पर भी पानी उपस्थित है वहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वह एक निर्धारित अनुपात में है। तो इन तरीके के जो हमारे कंपाउंड होते हैं, इस तरीके के जो हमारे पदार्थ होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं, जो अपने निर्धारित अनुपात पर तैयार किए जाते हैं और यह निर्धारित अनुपात पर उपस्थित होते हैं। एक यौगिक के गुण उसके निर्माण के तत्वों के गुणों के से पूरी तरह से अलग होते हैं। यानी अगर हम बात करें जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे कंपाउंड की, वह पूरी तरीके से अलग होंगी उन उन तत्वों से जिनसे वह बना है। यानी देखिए क्यों अलग होंगी? हाइड्रोजन और क्या जो पानी है, वाटर है, क्या इनकी जो हमारे जो बात करें इनके जो गुण है क्या वह सामान्य है? हाइड्रोजन सामान्य तापमान पर गैस अवस्था में रहता है, लेकिन पानी सामान्य तापमान पर जो है तरल अवस्था में रहता है। ऑक्सीजन सामान्य तापमान पर गैस अवस्था में रहेगा और अगर हाइड्रोजन के साथ आएगा तो वह सामान्य यानी पानी उसका अवस्था में देखेंगे, पानी के अंदर वह तरल अवस्था में रहेगा। तो यानी उनके जो कंपाउंड का जो गुण होता है वह पूरी तरीके से अलग होगा जिन तत्वों से वह बना है, क्योंकि वह एक निर्धारित जो अनुपात है उसमें आकर बने हैं और वह अपने आप में खुद की गुणवत्ता रखता है। उदाहरण के तौर पर पानी, चीनी, नमक, क्लोरोफॉर्म, शराब, ईथर आदि ये सब क्या है? ये सब आपके कंपाउंड है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी जिसकी हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए नाम से ही आप समझ जाएंगे जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके अंदर जीवित स्रोतों से प्राप्त किए यौगिक और कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यानी ये जो हमारे लिविंग सोर्स हैं, हमने जो हमारे जीवित सोर्स हैं, जो जीवित स्रोत हैं, उनसे हमने इनको प्राप्त किया है, तो इसीलिए इनको ऑर्गेनिक बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक शब्द का हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और उनके उपचारों पर लागू किया जाता है। यानी जो कार्बनिक है, जाहिर सी बात है उसके अंदर कार्बन तो होना ही है, यानी कार्बन उसमें उपस्थित रहेगा। अगर कार्बन उसमें उपस्थित है तो जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन के जो हमारे यौगिक होते हैं उन सबको हम ऑर्गेनिक या फिर हम कार्बनिक में गिनते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ऑयल, ये सब हमारे क्या है? कार्बनिक यौगिक। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? जीवित स्रोतों से। फैट किससे मिलता है? जीवित स्रोतों से मिलता है। प्रोटीन जीवित स्रोतों से मिलता है, तो इसीलिए हमने इनको क्या बोला है? कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक की बात करें, अजैविक की जगह आप देखेंगे अकार्बनिक यौगिक जो है हमारे गैर जीवित स्रोतों यानी जैसे चट्टानों, खनिजों से प्राप्त होता है। अजैविक यानी अकार्बनिक यौगिक को अगर आप समझें तो क्या हो सकता है? वह नमक हो सकता है, संगमरमर हो सकता है, धुलाई सोडा यानी वॉशिंग सोडा हो सकता है। इन सब का आपको फॉर्मूला बताना है कि वॉशिंग सोडा का क्या होता है। अगर हम बात करें मिश्रण की, मिश्रण क्या है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाकर प्राप्त वस्तु को मिश्रण कहते हैं। यानी ये 2 या 2 से अधिक, देखिए वहां पर निर्धारित अनुपात था, यहाँ पर अनिश्चित अनुपात में अगर उन्हें हम मिलाएंगे और मिलाकर जो मिश्रण हमें मिलेगा, जो अंतिम जो रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है जो हमें मिलेगा, वह हमारा क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में घटकों के गुण अपरिवर्तित रहते हैं, यानी जो हमारे कंपोनेंट हैं उनके जो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अनचेंज रहेंगी, वो उनमें बदलाव नहीं है। उदाहरण के लिए दूध हो गया, दूध एक मिक्सचर है, समुद्री पानी एक मिक्सचर है, पेट्रोल एक मिक्सचर है, पेंट एक मिक्सचर है, गिलास एक मिक्सचर है, सीमेंट एक मिक्सचर है, लकड़ी, ये सब एक मिक्सचर है, क्योंकि यह हमारे 2 से या 2 से अधिक पदार्थों में अनिश्चित अनुपात से बने हैं।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाठ का हिंदी में अनुवाद, जैसे अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो दो तरीके के हमारे मिक्सचर्स हैं, समानत मिश्रण और विषमत मिश्रण। यानी हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। समानांतर मिश्रण यानी एक मिश्रण को समांतर कहा जाता है यदि इसकी संरचना समग्र रूप से समान हो और घटकों के बीच कोई दृश्यमान विभाजन सीमाएं नहीं होती हैं। या अगर हम बात करें, जो हमारा मिक्सचर यूनिफॉर्म समान घटकों के द्वारा समान हो, यानी इसका जो समग्र रूप है, संरचना जो हमारी की गई है वो समान हो, घटकों के बीच कोई भी दृश्यमान विभाजन सीमाएं नहीं हो, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, और नो विजिबल दृश्यमान यानी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होना चाहिए, यानी हमें वह बाउंड्री नहीं दिखनी चाहिए कि यह बाउंड्री जो है देखने को मिल रही है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। जैसे अगर हम बात करें, पानी में अगर आप नमक घोलते हैं या पानी में आपने नींबू घोल दिया, तो क्या आपकी आंखें नींबू और नमक को या पानी या नमक को देख पाएंगी? अलग अलग नहीं देख पाएंगी। तो जो कंपोजिशन है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। इसके अलावा घटकों को एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, यानी हम बात करें माइक्रोस्कोप को लेकर, तो माइक्रोस्कोप में भी इनको अलग थलग नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर, पानी में घुला हुआ साधारण नमक, पानी में घुला हुआ चीनी, Cl4 में घुला हुआ आयोडीन, ये सब जो आपको मैं बता रहा हूँ, टोलिन में बेंजीन, पानी में मिथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है, ये समानांतर मिश्रण है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से मिश्रण क्या है और इनमें से जो है समानांतर मिश्रण क्या है और समानांतर मिश्रण क्या है। आगे बढ़ते हैं। विषमांग मिश्रण क्या होते हैं? एक मिश्रण जो विषमांग कहा जाता है यदि इसमें सामान्य रचना नहीं होती है, यानी जो इसका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए और विभिन्न घटकों के बीच दृश्यमान विभाजन की सीमाएं हो, यानी हम देख पाए कि इसके अंदर जो विभाजन है वह देखने को मिल रहा है। जैसे अगर पानी में आप मिट्टी घोल दें, तो क्या यह मिट्टी जो है पूरी तरीके से घुलेगी? नहीं घुलेगी। तो आपकी जो आंखें होती हैं वह उस सीमा को देख पाती हैं जिसमें पानी और मिट्टी मिली है। उदाहरण के तौर पर सल्फर और रेत का मिश्रण, लोहे की फिलिंग और रेत का मिश्रण, यह आप आराम से देख पाते हैं। सेपरेशन, मिश्रण का विभाजन कैसे किया जाए? तो हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, यानी हमारे पास कुछ तरीके हैं, उन तरीकों से हम मिश्रण का विभाजन कर सकते हैं और एग्जाम में यह तरीके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्लिमेशन। उदरपतन क्या होता है? सब्लिमेशन आप समझिए क्या होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस को तरल अवस्था के माध्यम से नहीं जाते और वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए, और इससे विविध का उपयोग उन पदार्थों के लिए किया जाता है जो अपने गैर उदरपतन सामग्री से अलग होते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या बात हो गई है। सब्लिमेशन एक तरीके की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सॉलिड है, जो ठोस है, उसको आप किस में बदल रहे हो? उसको आप वेपर में बदल रहे हो, यानी ठोस को सीधा सीधा आप वेपर में बदल दे रहे हो बिना तरल अवस्था में गए हुए। क्या हुआ? जो ये आपका ठोस यानी सॉलिड आपका लिक्विड तरल में बदल रहा था और लिक्विड आपका गैस में बदल रहा, तो आपने यहाँ पर हीट दिया, यहाँ पर भी हीट दिया। ये जो डेल्टा साइन होता है ये हीट को बताता है, ऊष्मा को बताता है। तो यहाँ पर ये ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो गया, यह यहाँ पर लिक्विड में नहीं हुआ, सीधा गैस में परिवर्तित हो गया बिना तरल अवस्था में गए हुए। तो यानी जिसमें एक ठोस को तरल अवस्था के माध्यम से नहीं जाते, यानी एक ठोस सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है या कर दिया जाता है। और दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द, और ये ऐसे पदार्थों के लिए ये मेथड
यूज किया जाएगा जो नॉन सब्लिमेट मटेरियल होते हैं, जैसे कि नेप्थलीन। अगर आपने नेप्थलीन बॉल्स देखी हैं, आपने उनको देखा होगा, उनको कपड़ों में भी रखते हैं, बाथरूम में भी रखते हैं। तो नेप्थलीन बॉल क्या होती हैं, वो सॉलिड होती हैं, वो फिर धीरे 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 उसमें किस में बदलने लगती है, वो वेपर में बदलने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, उसके वेपर्स की वजह से वो जो दुर्गंध होती है उसको वो छुपा देती है। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, जो कैम्फर होता है, कपूर जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे क्या है, ये सीधा हमारा सब्लिमेशन होता है इसमें। ध्यान देने वाली क्या बात है, वाष्प के सीधे ठोस में परिवर्तित की प्रक्रिया को होर फ्रॉस्ट कहा जाता है, यानी डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर। वेपर जब हमारा सॉलिड में बदलता है, सॉलिड को अगर आप गैस में बदल रहे हैं, यानी ठोस को अगर आपने वाष्प में बदल दिया तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वहीं अगर आपने गैस को ठोस में बदल दिया तो उसको बोलते हैं होर फ्रॉस्ट। याद रखना, होर फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ से निलंबित ठोस कणों को त्वरित और पूर्णतः हटाने के लिए निलंबन को फिल्टर पेपर के माध्यम से गुजारा जाता है। यानी आप क्या करेंगे, एक फनल लेंगे, फनल इस तरीके से फनल होता है जिसको हम शायद कुप्पी भी बोला करते हैं, कहीं कहीं इसे कुप्पी बोला करते हैं। ये फनल हो गया, और इसके नीचे आपने क्या रख दिया, बीकर रख दिया, जिसमें आप जो है अपना जो पदार्थ है वो जो है इसके अंदर प्राप्त करेंगे। तो एक फिल्टर पेपर आता है, बिल्कुल कागज जैसा होता है, तो उस फिल्टर पेपर को आपने यहाँ पर लगा दिया। ये एक मैं सामान्य फिल्ट्रेशन बता रहा हूँ। यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर आपने अपना मिश्रण जो है डाल दिया। अब इस मिश्रण से क्या होगा, जो ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है इधर, तो यह फिल्टर पेपर से मिश्रण छनेगा और इसमें से जो भी मोटे कण हैं, जो धातु या फिर हम बात करें जो हमारे ठोस कण हैं, वह बहुत पतले अगर ठोस कण होंगे वो भी छन जाएंगे। अगर आपको और ज्यादा फिल्टर करना है, आप 2 फिल्टर पेपर लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको तरल मिलेगा, वह जो यहाँ पर मिश्रण मिलेगा, वह फिल्टर किया हुआ होगा, उसमें ठोस कण नहीं होंगे। तो यानी ये किस तरीके की प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, यानी जो बहुत छोटे जो हमारे ठोस कण हैं, उनको अलग करते हो तरल से, बाय किससे, जो आपका जो सस्पेंशन है, जो आपका जो सॉल्यूशन है, उसको फिल्टर से पास करके, फिल्टर पेपर से। एग्जाम्पल के तौर पे कार इंजन में इंजन तेल से ठोस कणों को हटाना हो, चाय की तैयारी में चाय पत्तियों को चाय से फिल्ट्रेशन करते हैं हम, तो हमने देखा होगा चाय के जो चाय पत्ती होती है उसके कण तो काफी मोटे होते हैं, तो आप चाय पत्ती जो चाय छलनी है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अदरक रुक जाती है, उसके अंदर इलायची भी रुक जाएगी, उसके अंदर चाय पत्ती भी रुक जाएगी, और जो आपको सिर्फ जो तरल मिलेगा वो उसका एसेंस मिलेगा, जिसमें उन सब का स्वाद होगा, लेकिन वह नहीं होंगे। अब आता है इवापोरेशन। वाष्पीकरण क्या है, द्रव को कमरे के तापमान पर उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी अगर आप लिक्विड को, यानी तरल को, द्रव को आप उसको वाष्प में बदलेंगे, यानी गैस में उसको वेपर स्टेट में लेके जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण पानी का भी होता है, देखा होगा आपने। तो जब सूरज की जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, पानी पर पड़ती है, तो पानी वाष्प होने बनने लगता है, यानी उसके अंदर जो है तापमान, जो लिक्विड है वो किसमें, रूम टेम्प उसमें वेपर में बदलने लगता है। वाष्पीकरण ठंडा करते हैं। अब देखिए, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो जो इवापोरेशन होता है, ये फायदा है, देखिए इवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप गर्मी में देखा होगा आपने, गर्मी में जब आप जाते हैं तो एकदम आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो जब पसीना आने के बाद, स्वेटिंग होने के बाद, फिर आपकी बॉडी जो है ठंडा हो जाती है, तो वाष्पीकरण से ठंडा होता है, याद रखिएगा। गर्मियों में तालाबों, कुओं और झीलों के पानी का वाष्पीकरण होता है। समुद्र के जल से साधारण नमक की तैयारी, ये क्या होता है, समुद्र के जल को एक खाली जगह पर भर दिया जाता है,
अब उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। अब क्या होगा, ये जो समुद्र का जल है ये वाष्प बन जाएगा और यहाँ पर जो है नमक छूट जाएगा। अब यहाँ पर नमक छूट गया, इस नमक को अब केमिकल फिल्ट्रेशन द्वारा इसमें से जो अवगुण हैं जो हमें नहीं चाहिए, उन सबको, जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको अलग कर दिया जाता है और सादा नमक आपको तैयार करके घर पर भेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में, गर्मियों में मिट्टी के घड़ों में रखा हुआ पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। तो याद रखिए, अब जब सवाल आपसे पूछा जाता है कि मिट्टी के घड़ में रखा हुआ पानी ठंडा किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है, तो आप याद बोलेंगे, वहां पर आप आंसर करेंगे वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? यह विधि अधिकांशित ठोस पदार्थों के अलगाव और शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाती है। यानी यह किस लिए यूज किया जा रहा है? जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस है उनको प्योरिफिकेशन यानी उनके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। कैसे किया जाएगा? इस प्रक्रिया में अवशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक जैसे अल्कोहल, पानी, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म के साथ उसके कंथनक तक गर्म किया जाता है, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, जहां तक वो बॉयल नहीं होता उस तक गर्म किया जाएगा। और उसके बाद जो उसका जो सस्पेंशन, जो हमें उसका जो सॉल्यूशन मिला है, उसको गर्म विलय को क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर के द्वारा। फिर उस फिल्ट्रेट को, उस स्पष्ट फिल्ट्रेट को धीरे धीरे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है जब तक वह शुद्ध जो ठोस क्रिस्टल के बाहर नहीं आ जाते। तो यह आपने अपने साइंस के प्रैक्टिकल में भी करा होगा। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, इसको आप क्या करेंगे? पानी के साथ मिलाएंगे और एक इसको ठंडा मतलब गर्म कर देंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट तक। तो जब तक वह बॉयल होना नहीं होता, शुरू नहीं होता, तब तक आप उसको गर्म करते रहेंगे। जैसे ही वह बॉईल हो जाएगा तो फिर उसको आप फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर के द्वारा। फिर उसके बाद उसको आप एक डिस्क में या ऐसी एक कोई प्लेट है उसमें आप छोड़ देंगे, तो आप देखना उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे। जिसके क्रिस्टल जितने ज्यादा साफ और शुद्ध बनेंगे, इसका मतलब है वह जो प्रक्रिया है क्रिस्टलाइजेशन की वह ज्यादा अच्छी है, वह ज्यादा प्योरिफिकेशन है, यानी उसका फिल्टर ज्यादा अच्छे से किया गया है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन क्यों किया जाता है? जो हमारे ठोस हैं उनके शुद्धिकरण के लिए, ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए। इस फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जाता है और सुखाया जाता है अधिक जटिल मिश्रणों को विभाजन के लिए भागीय क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें मिश्रणों के घटक अलग अलग समय पर अंतराल में क्रिस्टलीकरण होते हैं। अब देखिए, ये जो हमने पहला जो 2-3 लाइनों में प्रोसेस करा, ये एक सिंपल फिल्ट्रेशन था। अगर हम बात करें कि बहुत ज्यादा जो है जटिल मिश्रण है, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं, उनको किस तरीके से शुद्ध किया जाएगा, तो उसके पीछे जो हमारा जो प्रक्रिया है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या कौन सी प्रक्रिया? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसमें जो हमारे क्रिस्टल है वो अलग अलग लेवल पर मिलते रहेंगे। यानी किसी समय पर तापमान कुछ ठंडा होने पर कोई और क्रिस्टल मिलेगा, फिर कुछ और ठंडा होने पर कोई और क्रिस्टल मिलेगा, क्योंकि उस जो मिश्रण है उसमें एक से अधिक हमारे क्या तत्व हो सकते हैं। जब एक से अधिक तत्व हो सकते हैं तो हर एक का क्रिस्टल बनने का जो तापमान है या जो समय है वह अलग हो सकता है। तो उस आधार पर हमें इनकी प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ को उसके वाष्प में परिवर्तित करने के लिए गर्म किया जाता है और फिर वाष्प को फिर से उसी तरल पदार्थ में घोल कर संघनन किया जाता है। यह प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ डिस्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा जहाँ साउथ ये जो हमारा अरब जो एरिया है अरब का, वहां पर नदी, नाले, रिवर इतने तो है नहीं, तो वहां पर पानी की पूर्ति कैसे की जाती है? तो वहां पर बोला जाता है, या वह उस प्रक्रिया को कर रहे हैं कि वह समुद्र के पानी से पीने का पानी बना रहे हैं। कैसे? इसी को हम डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं। समुद्र के पानी को हम एक बहुत बड़े बर्तन में इकट्ठा करेंगे और नीचे से इसको ऊर्जा देना शुरू करेंगे। जब हमने यहाँ पर ऊर्जा देना शुरू करा तो यह भाप बनेगा। यह भाप बनेगा और इस भाप को मैं यहाँ से ठंडा करना शुरू कर दे रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ से
जो है ठंडा करना शुरू कर दिया। और ये जो भाप है, देखिए ज्यादा ऊर्जा देने पर जो तरल था वह भाप में बदला, और भाप को ठंडा करने पर वह किस में बदलेगा, तरल में। तो यहाँ पर ये जो भाप है अब मुझे तरल अवस्था में मिलने लगेगी। यहाँ पर भाप अवस्था में थी, यहाँ पर तरल अवस्था में मिलने मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये दोबारा अब जो ये तरल अवस्था में मिल रहा है, मान लीजिए पानी का गर्म होने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया। तो अब समुद्र के पानी में क्या हो सकता है, नमक हो सकता है, थोड़े और रेत हो सकता है, थोड़ा और किसी तरीके का केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन जो भाप बन रहा है यह पानी का बन रहा है, और यहाँ पर जो हमें तरल मिल रहा है यह सिर्फ पानी का तरल मिल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए ये जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, किस तरीके से हम मिश्रण को अलग करते हैं एक दूसरे से, तो इन चीजों को समझना है। यह विधि उन तरल पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग में की जाती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट यानी जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं, या एक तरल पदार्थ का अवाष्पशील ठोस में से या विलयन के निलंबन मौजूद होना का, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं उनको हम अलग करते हैं। उदाहरण तांबे का सल्फेट और पानी के मिश्रण का, ये पानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है सेल्सियस है, और मिथाइल अल्कोहल का 45 डिग्री सेल्सियस है, का मिश्रण इसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी मिथाइल अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, तो आप 45 डिग्री टेम्परेचर पर जाइए, मिथाइल अल्कोहल जो है भाप बदल जाएगा। अब 100 डिग्री पे जाएंगे तो पानी भाप में बदलना शुरू होगा। तो यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनको आपने गर्म कर दिया, वह भाप में बदल गए, और उसके पास जो आपको मिश्रण बचा उसमें मात्र केवल एक ही तत्व बचा। तो बाकी के जो और भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें हम अपनी आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आप इनको अच्छे से समझिए, इनका जो नोट्स हैं अपने प्रॉपर बनाइए, और उससे क्या होगा, आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण कर पाएंगे, अच्छे अंक ला पाएंगे, और अच्छा जो स्कोर है, जो अंक है वो हासिल कर पाएंगे। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।